गुड आफ्टरनून। सबको सुनने को आ रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए, मेरी आवाज़ आ रही है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? रिप्लाई कीजिए। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? रिप्लाई कीजिए। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबको गुड आफ्टरनून। आपको नोट्स भेज रहा हूँ। सबको नोट्स मैंने भेजा है। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोग ने सर्विस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सीखा था।
स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने किया था सर्विस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तक पूरा किया था, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला पॉइंट जिसका नाम है अपॉर्चुनिटीज़ इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का, अपॉर्चुनिटीज इन द सर्विस सेक्टर। अपॉर्चुनिटीज इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटीज इन सर्विस सेक्टर से। तो अभी इधर क्या लिखा है? द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। मतलब एक बहुत अच्छी तरह सर्विस सेक्टर परफॉर्म कर रहा है कंट्री के ग्रोथ के लिए। कंट्री के ग्रोथ के लिए जो ज़्यादा जीडीपी निकलता है वो मोस्ट प्रोबेबली सर्विस सेक्टर से निकलता है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली जो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, वो सर्विस सेक्टर के वजह से हो रही है। अभी सर्विस सेक्टर में क्या क्या डेवलप होता है एग्जैक्टली? इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले तो जॉब अपने को मिलता है सर्विस सेक्टर की वजह से। फिर जनरेट फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। फॉरेन से कुछ भी परचेस करने का रहेगा तो कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो वो सर्विस सेक्टर की वजह से मिलता है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी ऑफ द नेशन, मतलब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो निकलता है नेशन का, उसके लिए सर्विस सेक्टर बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है। बाद में इन इंडिया एंड इन सेवरल कंट्रीज द सर्विस सेक्टर ऑफर्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो
इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ में सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उम्दा काम कर रहा है। तो उसके कारण क्या है, वो पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ हो रही है। तो वो कंट्री की ग्रोथ हो रही है सर्विस सेक्टर की वजह से। अभी उसका रीजंस देखेंगे, विच आर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजंस है? तो सबसे पहला लिबरलाइजेशन ऑफ द पॉलिसी। तो लिबरलाइजेशन ऑफ द पॉलिसी मतलब क्या? फॉरेन कंट्रीज़ को हम लोग ने फ्रीली अलाउड किया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के वजह से सबसे पहला रीज़न आता है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 हैज़ लिबरलाइज द इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग द सर्विस सेक्टर। तो ये जो 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी है, उसने क्या किया है, इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया है, मतलब सब जगह फ्री एंट्री है। तो वो बेसिकली फर्स्ट रीज़न है। द सर्विस सेक्टर इज़ ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। तो अभी पहले कैसे था, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के पास ही था। तो अभी प्राइवेट सेक्टर जो है अभी वो ओपन हो गया है पब्लिक के लिए। फॉर एग्जाम्पल, the banking, insurance, telecommunication, airlines etc. have been privatized। तो अभी इसमें कैसे आ गया है कि अपना जो बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस है, टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, ये सब प्राइवेटाइज हो गए। प्रायर टू 1991 दिस सेक्टर्स वेयर द मोनोपोली ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पहले कैसा था, ये जो सेक्टर्स थे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, इसके ऊपर मोनोपोली पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की होती थी। ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन देर इज़ अ गुड कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन के होने के बाद क्या है, अभी कंपटीशन बहुत अच्छी चल रही है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में। द कंपटीशन हैज़ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। कंपटीशन की वजह से क्या हो गया है, फर्म की एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आया है। Therefore, liberalization of the Indian economy has opened up opportunities for private parties in the service sector। तो liberalization की वजह से क्या हो रहा है कि अभी प्राइवेट पार्टीज के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है सर्विस सेक्टर में। बाद में अगला पॉइंट है फास्ट ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। तो अभी सर्विस सेक्टर सबसे फास्टर रेट से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी को अगर कंपेयर करें तो उससे फास्ट बढ़ रहा है सर्विस सेक्टर। द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स गुड अपॉर्चुनिटीज टू द एग्जिस्टिंग फर्म्स एंड टू दोज हु वांट टू एंटर इन द सर्विस सेक्टर। तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है जो पहले से काम कर रही है फर्म्स लोगों को, और जो एंटर करना चाहते हैं तो उनको भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। करंटली द सर्विस ग्रोथ रेट इज़ अबाउट 10% despite economic slowdown in the world। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, अभी इतना स्लो डाउन होने के बावजूद भी अपना सर्विस सेक्टर 10% से ग्रो हो रहा है। मतलब अभी कोरोना चल रहा है तो तभी भी 10% ग्रोथ है, अगर नहीं होता तो उससे ज़्यादा होता था। इंडिया इज़ द सेकंड फास्टेस्ट इमर्जिंग कंट्री इन द सर्विस ग्रोथ बिहाइंड चाइना। तो इंडिया का नंबर दूसरा लगता है, पहला चाइना का लगता है, दूसरा इंडिया का लगता है। इन सम ऑफ द सर्विस सेक्टर द ग्रोथ इज़ वेरी हाई। कुछ एरियाज में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बहुत बड़ी है। फॉर इंस्टेंस एट प्रेजेंट द ओवरऑल ग्रोथ इन द IT सर्विस इज ओवर 20% पर ईयर। तो IT सेक्टर में हम लोग 20% ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। बाद में इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी। अभी क्या हो रहा है, अपनी जो अर्निंग कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज हो रही है। देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर ड्यू टू डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड ग्रोइंग मिडिल क्लास। अभी क्या हो रहा है, लोगों का जो पैसा अवेलेबल है खर्चा करने के लिए, जिसको हम लोग डिस्पोजल इनकम बोलते हैं, वो बहुत है पैसा लोगों के पास। बाद में इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, सिटीज़ बढ़ रही है और मिडिल क्लास जो है उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये रीज़न की वजह से अभी क्या है, सब जगह अच्छा पोटेंशियल है अपना सर्विस सेक्टर ग्रो होने के लिए। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, इंडियाज़ मिडिल क्लास वुड इंक्रीज
to 267 million by 2015 and over 580 million by 2025 और further to 600 plus million बाय 2030। तो अभी मिडिल क्लास लोगों का पॉपुलेशन बढ़ने वाला है। अभी सबसे पहले तो 2025 तक 580 मिलियन होगा, बाद में 2030 तक 600 प्लस मिलियन क्रॉस हो जाएगा। इंडिया मिडिल क्लास इज लाइकली टू ओवरटेक यूएस, मतलब हम लोग यूएस को ओवरटेक करने वाले हैं, चाइना एंड यूरोप। तो कुछ ही सालों में हम लोग यूएस, चाइना और यूरोप को भी हम लोग टेक ओवर करेंगे। ठीक है। स्टडी बाय एच खरस, इंजीनियरिंग मिडिल क्लास इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इनका ऐसा कहना है तो इनका ऐसा कहना है कि बाय 2020 इंडिया इज लाइकली टू बी थर्ड रैंक फॉर कंजम्पशन बिहाइंड चाइना एंड यूएसए बाय 2030। तो इंडिया का थर्ड नंबर लगेगा, सबसे पहला यूएसए, बाद में चाइना, बाद में इंडिया, ऐसा एक एस्टिमेट्स निकाला गया है। इंडिया इज लाइकली टू बी नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ टोटल कंजम्पशन फॉलोड बाय चाइना एंड यूएसए। तो द स्टडी ऑफ H. Kharas indicates that by 2020, India would have 11% UK dollar 373 billion of the global share in the terms of consumption, and by 2030, India's share in global consumption will increase to 23%। मतलब 2030 और 10 सालों में इंडिया का जो ग्लोबल कंजम्पशन है ये 23% हो जाएगा। बाद में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, the service sector is likely to gain considerably due to FDI inflows, which gives good opportunity for professionals to enter into service sector। अभी कैसा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने वाला है, तो जो अच्छा अपॉर्चुनिटीज देगा प्रोफेशनल्स को सर्विस सेक्टर में ग्रो होने के लिए। The government has allowed FDI even up to 100% इन सर्टन सेक्टर्स। अभी ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब फॉरेनर्स को हम लोग अलाउड कर रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, वो कुछ जगह में 100% भी है। फॉर इंस्टेंस सेक्टर्स लाइक एक्सपोर्ट्स, कंसल्टेंसी, एडवर्टाइजिंग, टूरिज्म एक्सेट्रा। तो ये सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये 100% तक अलाउड है। इन सेक्टर्स लाइक प्राइवेट बैंकिंग एंड टेलीकॉम, तो प्राइवेट बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई जो अलाउ किया है वो 74% तक अलाउ किया गया है। एफडीआई ब्रिंग सर्टन बेनिफिट्स टू इंडियन पार्टनर्स, तो जो इंडियन पार्टनर्स है उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहा है। बाद में इंक्रीज इन एक्सपोर्ट अर्निंग्स, मतलब एक्सपोर्ट का जो अर्निंग्स है इंक्रीज हो रहा है। द सर्विस एक्सपोर्ट सेक्टर प्रोवाइड्स गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों जो एक्सपोर्ट सेक्टर से वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है एंटरप्रेन्योर्स को। दिस इज़ बिकॉज द सर्विस एक्सपोर्ट सेक्टर इज विटनेसिंग ट्रिमेंडस ग्रोथ डिस्पाइट ग्लोबल स्लो डाउन इन 2008-9 एंड 2011-12। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट्स सेक्टर है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और स्लो डाउन होने के कारण भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इतना अच्छा ये अपना एक्सपोर्ट सेक्टर है। द सर्विस एक्सपोर्ट सेक्टर contributes about 35% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द इंडिया। तो सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट सेक्टर ये 35% कंट्रीब्यूट करता है और बाकी का 65% है। तो इतना ह्यूज प्रोपोर्शन एक्सपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। फॉर इंस्टेंस For instance, in 2010-11, the merchandise exports were US dollar 250 billion. Merchandise export मतलब goods का export, and service exports were US dollar 133 billion. तो इतना export हम लोग करते हैं। The service exports are growing at the rate of about 20% per year. तो जो service export है वो 20% से हर ईयर बढ़ रहा है। Among the
service export, the software exports accounted for 40% ऑफ द टोटल सर्विसेज। तो जो अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो 40% एक्सपोर्ट हो रहा है टोटल एक्सपोर्ट्स में। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इतना ह्यूज प्रोपोर्शन हो रहा है बाय बिजनेस सर्विसेज और ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इन सेक्टर में अपना सॉफ्टवेयर जा रहा है। बाद में अगला पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। एट प्रेजेंट इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन टर्म्स आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद इंडिया का वो नंबर लगता है। इंडिया इज लाइकली टू टेक नंबर 1 पोजीशन इन पॉपुलेशन बाय 2030। 2030 तक इंडिया नंबर 1 पोजीशन लेगा पॉपुलेशन के मामले में। द ग्रोथ इन इंडियाज पॉपुलेशन विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अ सर्टन सर्विस सेक्टर सच एज एजुकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रिटेल एंड सो ऑन। तो इसके कारण इंडिया को एक सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, एजुकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग और रिटेल सेक्टर में। पर में नेक्स्ट पॉइंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कंक्लूड अ पैक्ट ऑफ एशियन नेशंस फॉर ओपनिंग अप ट्रेड इन सर्विसेज एंड लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स इन नियर फ्यूचर। तो इंडिया अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को आने वाले फ्यूचर में अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स मिले। इंडिया हैज़ ऑलरेडी साइन FTA विद एशियन नेशंस। तो FTA हम लोग ने साइन किया है एशियन नेशन के साथ। तो जो एशियन है वो 2009 को आया था। द इंडियन एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सर्विसेज विल ओपन अप होस्ट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो ये बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देगा एंड प्रोजेक्ट स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन फॉर इंडियन बिजनेस फर्म। तो ज़्यादा करके कंस्ट्रक्शन बिजनेस वालों को ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कैनल्स, रोड्स। बस तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिजेस बिल्टअप कर रहे हैं, कैनल्स बना रहे हैं, रोड्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग will provide a good opportunity for Indian firms in 10 Asian members countries। तो 10 कंट्रीज में हम लोग अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इन टेलीकॉम कंसल्टेंसी among health etc. Would get opportunity once the trade agreement is finalized in the near future। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आने वाले फ्यूचर्स में टेलीकॉम, कंसल्टेंसी, अकाउंटिंग और हेल्थ सेक्टर में। इंडिया इज ऑल्सो निगोशिएटिंग टू साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज विद यूरोपियन यूनियन 27 नेशंस एंड ऑल्सो विद ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं यूरोपियन यूनियंस के साथ जो 27 कंट्रीज है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन करने वाले हैं। अपॉन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर द फाइनलाइज। एक बार ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वुड हैव गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन सच कंट्रीज। तो ये सब कंट्रीज़ में इंडिया को अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग प्रोफेशनलिज्म। मतलब प्रोफेशनलिज्म जैसे CA, CS, ICWA ये अपना बढ़ते जा रहे हैं। वेरियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स आर ग्रूमिंग अप, मतलब ऊपर ऊपर आ रहे हैं इन फील्ड्स ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक, मीडिया एंड सो ऑन। तो ये फील्ड्स में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट उभर के आ रहे हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल अवेलेबल है तो उसके वजह से क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर एक अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। देयरफॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वुड हैव गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन द सर्विस सेक्टर इन द ईयर्स टू कम। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स लोगों के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आने वाली ईयर्स में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अभी 10:36 हो गए, 12:36। तो
एक 12:45 तक ब्रेक लेते हैं, बाद में मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, तो हम लोग मिलेंगे 12:45 तक। तब तक आप पढ़ते रहो, पढ़ने के बाद 12:45 को मैं आपका टेस्ट लूँगा, ठीक है।
लायब्ररी प्रोजेक्टर लावून टाकू कुठे होता तो म्हणजे कारण सीएच दोन तर आपल्याला सांगतो मी असे असे येऊन गेले असतील असे येऊन गेले असतील त्यांचं मला माझ्याशी कंपॅरिझन नव्हतं क्वेश्चन घेता ते असे बोलत नसतात आम्ही बंधारी म्हणायचं
ओके, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज द डैश फास्टेस्ट इमर्जिंग कंट्री इन द सर्विस ग्रोथ बिहाइंड चाइना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या है आंसर? क्या है? सब लोग आंसर बताओ। सेकंड, वेरी गुड, वेरी गुड। देन देर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर ड्यू टू डैश, increase in disposable income, increase urbanization, growing middle class, all of the mention। इसका क्या आंसर है? बताओ मुझे। all of the mention, very good। next question, the service export sector contributes about dash of the total exports of India, 15, 25, 35, 45। इसका आंसर क्या है? 35%, very good। India is dash pool of competent professional, growing, reducing, both of the mention, none of the mention। इसका आंसर क्या है? ग्रोइंग, वेरी गुड। ओके, तो ये अपना हो गया। अभी अगला जो अपना टॉपिक है, चैलेंजेस इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के सामने क्या क्या चैलेंज आ रहे, ये है। द सर्विस सेक्टर इज फेसिंग अ नंबर ऑफ चैलेंजेस मेनली ऑन अकाउंट द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के रीज़न के वजह से उनको बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। तो कुछ चैलेंजेस हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है इनटेंजिबिलिटी, मतलब कुछ उसके बदले में कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। द इनटेंजिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्विस क्रिएट्स सर्टन चैलेंजेस। तो उससे बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, सच एज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्विस इज डिफ़िकल्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशंस करना, मतलब प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को देना, ये डिफ़िकल्ट हो रहा है। बाद में प्री परचेस इवैल्यूएशन इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब हम लोग जो भी कस्टमर है वो कैसे है, उसको कुछ ऐसे सैम्पल जैसा नहीं मिल सकता। तो दूसरा अगला पॉइंट है इन सेपरेबिलिटी। सर्विसेज कैनॉट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। तो जो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस ये एक ही है, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस क्रिएट सर्टन प्रॉब्लम्स सच एज। तो प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं कि रेस्ट्रिक्ट जोग्राफिकल एरिया, मतलब कुछ सर्विसेज रहती है जैसे कुरियर है, वो पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रहती है। बाद में फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर इज़ इसेंशियल। तो कुछ जगह कैसा रहता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो मैं भी अवेलेबल होना चाहिए, आप लोग भी अवेलेबल होना चाहिए। तो कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों एक जगह होने ज़रूरी है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इनकन्सिस्टेंसी। सर्विस परफॉर्मेंस में वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो सर्विस परफॉर्मेंस है वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो वैरी हो सकता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस क्रिएट सर्टन प्रॉब्लम्स जैसा सच एज लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट लोगों को दे नहीं सकते और क्वालिटी कंट्रोल भी उधर एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेरिशेबिलिटी। सर्विसेज आर हाईली पेरिशेबल, मतलब क्या रहता है, उसका जो क्वालिटी है वो जल्दी डिटोरिएट होने चालू होती है। देयरफॉर देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो उधर क्या हो रहा है कि लोगों का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस पोजेस सर्टन चैलेंजेस सच एज सर्विसेज कैनॉट बी केप्ट इन इन्वेंट्री। कि उससे और चैलेंजेस क्या हो रहा है कि सर्विसेज का हम लोग स्टॉक में नहीं रख सकते। बाद में मैनेजिंग हाई डिमांड, डिमांड ज़्यादा आ रही है तो कभी कभी क्या रहता है कि उतना सप्लाई नहीं होता ड्यूरिंग द पीक टाइम, जो मतलब जब इम्पोर्टेंट टाइम्स रहता है, पीक टाइम्स रहता है, तो डिमांड ज़्यादा रहता है और वो हिसाब से कंपेयर में सप्लाई बहुत कम रहता है। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू मैनेज डिमांड एंड कैपेसिटी। तो डिमांड को किस तरह मैच किया जा सकता है, कैपेसिटी बढ़ाने से। तो कैपेसिटी बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर रिटेंशन, मतलब एक कस्टमर को मेंटेन करना। सर्विसेज प्रोवाइडर्स फेस द चैलेंजेस ऑफ कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर में स्विच ओवर टू द कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर अपना कस्टमर दूसरे कस्टमर के पास जा सकता है। देयरफॉर अ सर्विस फर्म नीड्स टू अंडरटेक कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, तो इसके लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे कंडक्ट किया जैसा है, जैसे हम लोग आपको फीडबैक भेजते हैं आपको क्या लग रहा है और मेक चेंजेस इन मार्केटिंग मिक्स, तो वो हिसाब से हम लोग में चेंजेस लाते हैं कि अगर आपको कुछ पॉइंट पसंद नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं वो इम्प्रूवमेंट लाते हैं और आपको सिखाते हैं। इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव सर्विसेज, आपको नए नए सर्विसेज इंट्रोड्यूस करते हैं। मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिफाई अमंग एम्प्लॉयज इज अ एसेट बिकॉज इट ब्रिंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन अ रेंज ऑफ स्किल एंड टैलेंट, मतलब एक काम हम लोग क्या एक ही आदमी को सभी टाइप का काम नहीं देते, हम लोग जो काम रहता है वो एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है आपको अच्छे अच्छे टैलेंट्स, लोगों में जो टैलेंट है पर्टिकुलर आदमी जो वो टैलेंट है वो टैलेंट रिलेटेड काम उसको दे रहे हैं, तो आपको वो टैलेंट का फ़ायदा होता है। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल डिफरेंट पोज अ चैलेंज टू मैनेजर्स, तो समझो एक आदमी को अगर बहुत ज़्यादा काम किया तो मैनेजर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है। मैनेजर्स मस्ट बी सेंसिटिव टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मैनेज देम इफेक्टिवली, तो मैनेजर का एक काम रहता है कि जो उसमें शॉर्ट कमिंग्स है वो उसको कंसिडर करना है और वो किसी दूसरे आदमी को दे के वो केस इफेक्टिवली हैंडल करना है, ये एक मैनेजर का एक स्किल है। बाद में एम्प्लॉयज़ रिटेंशन, जैसे कस्टमर रिटेंशन से वैसे एम्प्लॉयज़ रिटेंशन भी होता है, आपको एम्प्लॉयज़ मेंटेन करने को जमने चाहिए। नोवेडेज देर इज़ अ ग्रोइंग attrition among service sector employees, especially in software, advertising, consultancy, media, etc. तो ये सेक्टर में क्या है लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज टर्नओवर इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट इट गिव्स चांसेस टू टैलेंटेड आउटसाइडर्स टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर लिमिट में एम्प्लॉयज टर्नओवर अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर टर्नओवर हो गया तो वो ख़राब बन जाता है, तो उसमें क्या होता है कि टैलेंटेड लोग हैं ना अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये बहुत डेंजरस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाउएवर फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय टर्नओवर इज़ बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज इट इंक्रीजेज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, तो उससे क्या होता है बार बार अगर एम्प्लॉयज टर्नओवर बढ़ने लगा तो कंपनी का जो सिलेक्शन और ट्रेनिंग कॉस्ट है वो इम्प्रूव होता है और उससे क्या होता है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के ऊपर भी अफेक्ट होता है। देयरफॉर द सर्विस प्रोवाइडर्स नीड्स टू इंट्रोड्यूस सर्टन मेजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय रिडक्शन, तो सर्विस सेक्टर्स को नए नए टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे एम्प्लॉय रिटेंशन हो सके। ठीक है, तो ये पॉइंट अपना हो गया है, तो आप क्या करो ये पढ़ो एक 5 मिनट में 10 मिनट ले, तो आप 1:10 को हम लोग आ जाते हैं, फिर नेट अपना चालू होगा इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग, तो हम लोग मिलते हैं 1:10 को, सॉरी 1:05 को मिलते हैं, तब तक आप पढ़ो।
व्हायचं आहे का? तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, टेस्ट लेते हैं। ओके, पहला जो है, सर्विसेज क्रिएट चैलेंजेस such as demonstration of service is difficult, pre-purchase evaluation is not possible, inseparability, service cannot be separate from service provided, all of the mention। तो इसका आंसर क्या है, बताओ मुझे। यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ द मेंशन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय टर्नओवर इज अ बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज इट इंक्रीजेज डैश कॉस्ट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, बोथ ऑफ द मेंशन, नन ऑफ द मेंशन। इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है, बोथ ऑफ द मेंशन। वेरी गुड, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया। अभी अगला नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग। तो बेसिकली रिटेलिंग क्या होता है, रिटेलिंग मतलब क्या है कि स्मॉल पार्ट्स में परचेस करना। सिंपल मीनिंग है कि हम लोग छोटे क्वांटिटी पे अगर परचेस करते हैं तो उसको रिटेलिंग बोलते हैं, और ह्यूज क्वांटिटी में परचेस करेंगे तो होलसेल बोलते हैं। तो इधर क्या है, रिटेलिंग इन इंडिया इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, एंड इट अकाउंट्स टू 14 to 15% ऑफ द जीडीपी। मतलब 14 से 15% ये अकाउंट करता है जीडीपी के। द इंडियन रिटेल मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी $450 billion and one of the top 5 retail markets in the world by economic value। तो इंडिया का जो रिटेल मार्केट है वो आने वाले फ्यूचर में $450 बिलियन तक जाने का चांसेस है, और वो टॉप 5 रिटेल मार्केट्स में एक होने वाला है। इंडिया इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल मार्केट इन द वर्ल्ड। सबसे फास्टेस्ट ग्रो होने वाला मार्केट है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट विथ 1.2 बिलियन पीपल। तो इंडिया के पास इतना लोगों ये उससे एसोसिएटेड है।
India's retailing industry is essentially ओनर मैन स्मॉल शॉप। तो इसमें रिटेल इंडस्ट्री में क्या है, छोटे छोटे दुकान बहुत ज़्यादा है। इन 2010 larger format convenience stores and supermarket accounted for about 4% of the industry। तो 2010 में जो कन्वीनियंस स्टोर्स और सुपरमार्केट थे वो सिर्फ 4% थे एंड दीज वेयर प्रेजेंटली ओनली लार्ज अर्बन सेंटर्स। तो पहले कैसे थे, जो सिटी एरिया में ही होते थे। आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। अभी आ रही है ना, ओके कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि पहले वो सिटी एरिया में था, बाद में धीरे धीरे वो रूरल एरियाज में आने लगा। इंडियाज़ रिटेल एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयज़ अबाउट 40 मिलियन इंडियंस। तो लगभग 40 मिलियन इंडियंस को जॉब देता है। अबाउट 3.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, तो लगभग 3.3% इंडियंस को वो जॉब दे रहा है। Until 2011, Indian central government denied foreign direct investment कि 2011 तक foreign investment allowed नहीं था in multi-brand retail, forbidding foreign groups from any ownership in supermarket, convenience stores or any retail outlets। तो पहले 2011 तक foreign investment allowed नहीं था। Even single brand retail was limited to 51% ownership एंड ब्रोक्रेटरी प्रोसेस। तो पहले कैसे था कि मोनोपोली प्रोसेस था, 51% तक ओनरशिप खुद की रहती थी। इन नवंबर 2011 द इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस रिटेल रिफॉर्म्स फॉर बोथ मल्टी ब्रांड स्टोर्स एंड सिंगल ब्रांड स्टोर्स। लेकिन तभी क्या हो गया, नवंबर 2011 में इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने रिटेल रिफॉर्म्स अनाउंस किए दोनों के लिए, एक मल्टी ब्रांड स्टोर्स के लिए और सिंगल ब्रांड स्टोर्स के लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस किए। दीज मार्केट रिफॉर्म्स पेव्ड द वे फॉर रिटेल इनोवेशन एंड कंपटीशन विद मल्टी ब्रांड रिटेलर्स सच एज वॉलमार्ट, केयरफॉर एंड टेस्को एज वेल सिंगल ब्रांड मेजर्स लाइक आइकिया, नाइक एंड एप्पल। तो उसके वजह से क्या हो गया कि वो ये जो छोटे छोटे ब्रांड्स थे वो कॉम्पीट करने लगे ये रिफॉर्म्स के वजह से बड़े बड़े फॉर्मेट्स के साथ, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ। द अनाउंसमेंट्स स्पार्क इंटेंस एक्टिविटीज़म बोथ इन अपोजिशन एंड सपोर्ट ऑफ द रिफॉर्म्स। तो उसमें क्या हो गया, क्रिटिसिजम्स भी उतने ही थे और उसके एडवांटेजेस भी उतने ही थे। इन दिसंबर 2011 अंडर प्रेशर फ्रॉम द अपोजिशन इंडियन गवर्नमेंट प्लेस्ड द रिटेल रिफॉर्म्स ऑन होल्ड टिल इट रीचेस अ कंसेंसस। तो उसके वजह से क्या हो गया, दिसंबर 2011 में गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स को होल्ड पे रखा, जब तक वो अल्टीमेट डिसीजन पे नहीं लिए जाते तो उन्होंने थोड़ा सा होल्ड पे रखा। इन जनवरी 2012 इंडिया अप्रूव्ड रिफॉर्म्स फ्रॉम अ सिंगल ब्रांड स्टोर्स वेलकमिंग एनीवन इन द वर्ल्ड टू इनोवेट इन इंडियन रिटेल मार्केट विद 100% ओनरशिप। लेकिन जनवरी 2012 में क्या हो गया कि इंडिया ने वेलकम किया, जो कोई भी आना चाहता है वो 100% ओनरशिप के साथ इंडिया में आ सकता है, बट इम्पोज द रिक्वायरमेंट दैट अ सिंगल ब्रांड रिटेल सोर्स 30% ऑफ द गुड्स फ्रॉम इंडिया। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाला कि अगर वो आना चाहता है तो 30% गुड्स इंडिया के उसको परचेस करने हैं, इंडिया का भी कुछ भला होना चाहिए। हाँ ये ठीक है कि हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड कर रहे हैं, तो इंडिया का भी उसके साथ भला होना चाहिए। तो उन्होंने एक कंडीशन डाला कि 30% जो गुड्स है वो लोग बेच रहे वो इंडिया के होने चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूज द होल्ड ऑन रिटेल रिफॉर्म्स फॉर मल्टी ब्रांड स्टोर्स। तो उसी तरह अपना जो होल्ड है इंडियन गवर्नमेंट में मल्टीनेशनल ब्रांड्स के ऊपर रखा। इन जनवरी 2012 IKEA announced it has applied for permission to invest $1.9 billion in India and set up 25 retail stores। तो IKEA ने क्या किया, उन्होंने अप्लाइड किया परमिशन के लिए, तो उनको इन्वेस्ट करना था $1.9 बिलियन और उनको 25 रिटेल स्टोर्स इंडिया में स्टार्ट करने थे।
Fish believes that 30% requirement is likely to significant delay, if not prevent more single brand from USA, Europe, USA and Japan from opening stores and creating associated jobs in India. तो फिश का ऐसा कहना है कि 30% जो रिक्वायरमेंट्स है वो मेजर ब्रांड से क्रिएट होते हैं, जो यूरोप, यूएसए और जापान में है उससे ये क्रिएट होता है. और ऑन 14 September 2012 the government of India announced the opening of FDI in multi-brand retail subject to approval by individual states. लेकिन 14 सितंबर 2012 को क्या किया कि आपको जिस पर्टिकुलर स्टेट में अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करना है तो उधर के इंडिविजुअल स्टेट्स का आपको परमिशन चाहिए. तो ये हो गया. दिस डिसीजन हैज़ बीन वेलकम बाय इकोनॉमिस्ट एंड मार्केट्स. तो ये जो डिसीजन है ये इकोनॉमिस्ट और मार्केट्स ने ये एक्सेप्ट किया. हाउएवर हैज़ कॉस्ट प्रोटेस्ट एंड अपील इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. तो ऑन 20 September 2012 the government of India formally notified that the FDI reforms for a single and multi-brand retail, thereby making it effective under Indian law. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने FDI में उसको एक लॉ के अंडर लिया. और फिर 7 December 2012 को द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड 51% of FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मल्टी रिटेल ब्रांड. बाद में लास्ट में 7 December 2012 को जो फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया का, उन्होंने 51% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउड किया मल्टी ब्रांड रिटेल में. The Feds managed to get the approval of the multi-brand trade retail in Parliament despite heavy approval from the opposition. तो उनको ऑपोजिशन से प्रोटेस्ट था लेकिन फिर भी वो लोग परमिशन लेने में कामयाब हो गए. सम स्टेट्स विल अलाउ फॉरेन सुपरमार्केट्स लाइक वॉलमार्ट, टेस्को एंड केयरफेयर टू ओपन while other states will not. कुछ स्टेट्स ये एडमिशन करने वाले हैं, उनको परमिशन देने वाले हैं ओपन करने के लिए, लेकिन कुछ स्टेट्स ये परमिशन नहीं देने वाले. ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ा. अभी हम लोग क्या करते हैं, 1:25 तक आप पढ़ो, बाद में हमें टेस्ट लेता हूँ. ठीक है, 1:25 को हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं.
असाइनमेंट देताय की असाइनमेंट तू दिली ना तुला ना मला वाटतं ओके, तो टेस्ट लेते हैं अपना। तो उनका दूसरा लेक्चर भी होगा ना, 2 मिनट टेस्ट लेते हैं।
Okay. First question. India's retail and logistic industries employs about dash million Indians 20, 30, 40, 50. आंसर क्या है? 40. वेरी गुड. 40% परफेक्ट आंसर है. उसके बाद some states will allow foreign supermarkets like dash to open. Walmart, Tesco, Carrefour, all of the mention. इसका क्या आंसर है? ऑल ऑफ द मेंशन. वेरी गुड. ओके, अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे. तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं. सबको थैंक यू.